प्यारे बच्चों, आज हम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे पर बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आपको पता है ना कि अंतःप्रद्रव्य जालिका से राइबोसोम के कण चिपके रहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि राइबोसोम के कण जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस लेई के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप याद रखना, उस लेई का नाम, उस मतलब जोड़ने वाले का नाम क्या है? राइबोफ्लोरिन है। राइबोफ्लोरिन की सहायता से जो राइबोसोम होते हैं वो अपने 60S वाले भाग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ठीक, शार्ट में आप बोल सकते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो राइबोफ्लोरिन नामक एक प्रोटीन होती है, उसकी सहायता से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। यह कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग है। मतलब देखें तो कोशिका द्रव्य में यही पूरा पूरा दिखाई देता है। हड्डी का ढांचा जैसे रहा करता है, जैसे हड्डी नहीं होती, कंकाल, इसीलिए तो इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह जालवत रचना है, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैली होती है। पूरे साइटोप्लाज्म में यह फैला रहा करता है। कहाँ से? कोशिका कला से लेकर केंद्रक कला तक फैला होता है। मीन्स साइटोप्लाज्म से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक यह आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया था? तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम, और इसको यकृत कोशिकाओं में देखा था। कहने का मतलब कि एनिमल सेल में देखा था। इनकी चौड़ाई जो होती है 1/500 माइक्रोन तक होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के अतिरिक्त शेष कोशिका द्रव्य को, मतलब जहां पर अंतःप्रद्रव्य जालिका है उस कोशिका द्रव्य को छोड़ करके जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य है उसको हम हाइलोप्लाज्म अथवा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो याद रखना, हाइलोप्लाज्म क्या होता है? जहां तक ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला है उस कोशिका द्रव्य को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य बचता है उसको हाइलोप्लाज्म कहते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रेर कहते हैं। रेर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि राइबोसोम के कण लगे हैं ना, तो खुरदुरे खुरदुरे रहेंगे वो, तो इसीलिए इसको खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं लगे हैं तो अब क्या होगी? चिकनी होगी वो, है ना। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं लगे हैं तो चिकनी होगी वो, और उस चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप सेर कहोगे या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे। बनावट एवं आकृति के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बनावट एवं आकृति के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो 3 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पुटिकाएं। पुटिकाओं का मतलब वेसिकल्स। ये क्या है? ये अंडाकार थैलियों जैसी संरचनाएं हैं जो 50 से 500 मिलीमाइक्रोन तक होती हैं। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी ये भी थैलियां ही हैं, किंतु लंबी, चपटी तथा शाखा विहीन होती हैं। याद रखना, सिस्टर्नी पर ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, और अभी फोटो हम दिखाएंगे इसकी। सिस्टर्नी पर ब्रांचिंग नहीं होती है, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, समानांतर जानते हैं आप, अभी फोटो दिखाएंगे। नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये शाखान्वित नलिकाएं होती हैं। अच्छा देखिए, ट्यूब्यूल्स तो शाखान्वित हैं, लेकिन सिस्टर्नी में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये वेसिकल एवं सिस्टर्नी इत्यादि को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं। मतलब नलिकाएं जो होती हैं ये जो नलिकाएं हैं ये शाखान्वित नलिकाएं होती हैं और वेसिकल एवं सिस्टर्नी इत्यादि को आपस में जोड़ती हैं तथा संपूर्ण जालिका का निर्माण करती हैं। मतलब ज्यादातर इन्हीं से जालिकाओं का निर्माण होता है। अच्छा, अब सिस्टर्नी में याद रखना राइबोफ्लोरिन फर्स्ट तथा राइबोफ्लोरिन सेकंड मिलता है। ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ओरिजिन इसकी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होगी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति है वो केंद्रक कला के बहिर्वलन से होती है।
ठीक है, बाहर की तरफ फोल्डिंग बन जाती है। उससे किसमें, मतलब बाहर की तरफ फोल्डिंग बनती है केंद्रक कला में। तो केंद्रक कला पर बाहर की तरफ फोल्डिंग बनती है, उसी से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है। अब इसके कार्य क्या है? तो यह जीव द्रव्य में उपस्थित अंतःकंकाल का कार्य करती है, अभी हमने बताया एंडोस्केलेटन का कार्य करती है, और कोशिका को सपोर्ट देती है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? यह पदार्थों की स्थानांतरण में उपयोगी है। नलिकाएं यहाँ महत्वपूर्ण है, मतलब नलिकाओं की सहायता से क्या होता है? नलिकाओं की सहायता से जो पदार्थों का स्थानांतरण होगा वो होगा। यह जीव द्रव्य में क्रियात्मक सतह को अत्यधिक बढ़ा देता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में जो कार्य करने की सतह है, फंक्शनल सरफेस, उसको बढ़ा देता है। और जो प्रकार है दो ठो, रेर, तो ये क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रफ का मतलब क्या होगा कि उसमें राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, और हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। दूसरा है सेर का काम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य, अब यहाँ राइबोसोम तो है नहीं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण काम नहीं करेगा, ये लिपिड संश्लेषण का कार्य करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा, निराविषीकरण का भी कार्य करता है। यहाँ पर एक नोट लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती हैं। और इसके बाद ये आपके लिए हो गया फिगर, सिंपल सा फिगर है, इसको आप देख लीजिए। ये केंद्रक है बीच में, इसके चारों तरफ ये जालिका जैसी रचनाएं हैं। एक में हमने राइबोसोम कण चिपका दिया है, उसको हमने रेर लिख दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम कण नहीं चिपके हुए हैं, तो ये लिपिड संश्लेषण में सहायक होता है। और ये 3 प्रकार की संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी हैं? ये वेसिकल्स है, ये सिस्टर्नी है जो कि अनब्रांच्ड है, और ये नलिकाएं हैं जो कि ब्रांचेड होती हैं। तो इस प्रकार से यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक शॉर्ट नोट्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।